नमस्ते, वेलकम टू लाइफ शिल्प एकेडमी। मेरा नाम है शिवानी यादव और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। अभी तक हमने हिस्ट्री देखा, एक पूरी एक प्रोसेस के थ्रू चले आ रहे हैं। ठीक है, हमने अभी प्रीवियसली देखा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कैसे हम एंटर हो रहे हैं न्यू इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में। अब इस मॉडर्न इंडिया को संभालने के लिए हमें पूरा जुगाड़ करना पड़ेगा, और जुगाड़ भी कैसा, पूरा का पूरा फॉर्मल। ठीक है, उस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक डॉक्यूमेंट की, एक रिटन डॉक्यूमेंट की, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बहुत सारी, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले स्क्रीन पे देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले आपको जानना होता है किसके बारे में, प्रीएम्बल के बारे में। अब प्रीएम्बल जो होता है वो होता है आपका प्रीफेस, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आप बुक रीड करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत मोटी तगड़ी बुक है एंड आप कोई रीडर नहीं है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, आप अपने दोस्त से बोलेंगे कि भाई मुझे एक समरी दे दे, तो ताकि मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर हो जाऊं इस बुक को अच्छे से पढ़ने के लिए। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि वो बुक इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन पूरा कवर करना उसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है पढ़ना, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसे पढ़ना कॉमन मैन के लिए इज नॉट पॉसिबल, एंड उसकी लैंग्वेज को समझना भी ज्यादा दिक्कत आती है। तो उसको इजी बनाने के लिए क्या स्टार्ट हुआ, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अब प्रीएम्बल जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते, मैंने हमेशा से ये अपनी एनसीईआरटी में देखा है, बिगिनिंग ऑफ द बुक में ही, तो इसको कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल एक बार रीड कर लेते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, अब ये हमारे प्रीएम्बल में एक ब्रीफली दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। ओके, अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, जो मॉडर्न इंडिया की थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो रेडी हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने इसे फाइनली लॉन्च कब किया था, 26 जैन 1950 को। क्यों, क्योंकि ये हम एक स्पेशल डे मनाया करते थे आज़ादी के पहले, एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इस दिन को याद रखने के लिए हमने इस दिन क्या किया, रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया। ओके, तो ये डेट जरूर याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब रेडी हो गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है आइडियल्स, वैल्यूज, जिस पे पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ठीक है, ये क्या सर्व करता है, इंट्रोडक्शन एंड सेट्स द टोन फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। मतलब आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए एक कहते हैं क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए, उसके लिए प्रीएम्बल काफी है। ओके, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट, जो आपको अभी पीछे वर्ड्स देखने को मिले थे प्रीएम्बल में, वो उसका मतलब समझ लेते हैं। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, जो स्टेट, स्टेट मतलब कि हमारा इंडिया, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, किसकी, अपनी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उसको एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री रखने की। बेसिकली कोई भी आके यहाँ पर गुलाम नहीं बना सकता है, इसके लिए सॉवरेन है हम। देन आता है ये वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि ये एम करता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इंश्योर की जाती है कि लोग इक्वल हो जाएं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे मीडियम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, थोड़ा असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि उसमें से एक है रिजर्वेशन।
देन आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में क्या है कि जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, तो स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, पर हाँ ये है कि सबको आजादी देगा कि सारे रिलीजन मिलजुल के रह रहे हो, ठीक है, किसी की डिग्निटी हर्ट ना हो यहाँ। देन आता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब ही वही होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको इलेक्ट कौन कर रहे हैं, लोग, ओके। देन रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो इलेक्ट किया गया है, वो एक हेरिडेटिव मोनार्क नहीं होगा, मतलब वो राजा नहीं होगा। हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ किंग बट इलेक्टेड पर्सन होगा, ओके। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एकदम ब्रीफली जान लेते हैं, ऑल्दो हमने इसे पढ़ा ही है पहले, ठीक है। कॉलोनियल लेगेसी में क्या हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो इन्हें क्या मिल गया था, 1600 में इनको रॉयल चार्टर मिल गया था, ठीक है, इंडिया में ट्रेड करने का। उसके बाद धीरे से इन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया इन्होंने इंडिया में, ठीक है। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि 1947 में देखी गई थी, इससे क्या हुआ, लीगली ब्रिटिश रूल एंड हो गया एंड इंडिया का पार्टीशन हो गया था दो सेपरेट नेशंस में, इंडिया एंड पाकिस्तान। देन हमें याद है कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई थी, ठीक है, जो कि 1946 में बनाई गई थी। किस लिए बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों, कि हम जब आजाद होंगे तो हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशंस कैसे होंगे, कौन से लॉज होंगे, कौन सी पॉलिसीज होंगी जो हमारे कंट्री को आगे लेकर जाएगी, ठीक है। तो उनमें से जो प्रोमिनेंट लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। देन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी एंड मेनी अदर्स, ओके। अब रेगुलेटिंग एक्ट को देख लेते हैं। 1773 की जो थी वो क्या कहती थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पावरफुल हो गई थी, कब, 18th सेंचुरी में, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल को, ठीक है। फिर इनको लगा इनको बेसिकली कंट्रोल करना चाहिए या रेगुलेट करना चाहिए कंपनी के अफेयर को इंडिया में, क्योंकि कंपनी क्या हो रही थी, रिच होती जा रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा हमारा इंटरवेंशन अब जरूरी हो जाता है, तो उसी समय ये रेगुलेटिंग एक्ट आई। अब इसमें कुछ प्रोविजन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट है इस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देगा जितने भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया गया, ठीक है, किस लिए, जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनीज के टेरिटरीज में, ठीक है, जो भी इंडिया में है उनके ऊपर कंट्रोल किया। लेकिन कंपनी अभी भी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को रिटेन कर रही थी, ठीक है। देन आती है नेक्स्ट हमारी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये डेट्स आप जरूर याद रखिए, ठीक है, ईयर इसके जरूर याद रखिए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ठीक है, अब क्या हो रहा था, करप्शन, वहां पे मिसमैनेजमेंट बहुत देखने को मिल रहा था, ठीक है। इसकी वजह से डायरेक्ट कंट्रोल की अब नीड आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी भी इनके हाथ में कमर्शियल इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी भी करप्शन रुक नहीं रहा है तो इसके कारण डायरेक्ट कंट्रोल की नीड देखने को मिली। तो इस एक्ट ने बेसिकली, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या क्रिएट किया, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, दो तरीके की गवर्नेंस इस्टेब्लिश की, जहां पे जो ब्रिटिश सरकार थी और ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने पावर शेयरिंग किया, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप हुआ सुपरवाइज करने के लिए, किसका, कंपनी के जो अफेयर्स हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल की अथॉरिटी को और एक्सपैंड किया गया, कहां पे, ब्रिटिश इंडिया में, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे इंडिया में जहां जहां इनका कंट्रोल था। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो उन्होंने पहले चार्टर ग्रांट किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कि वो मोनोपोलाइज कर चुके हैं पूरे ट्रेड को इंडिया में, अब उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं। तो चेंजेस क्या लाए गए कि जो मोनोपोली थी वो हटा दी गई, ठीक है। सिर्फ किसको छोड़ के, टी एंड ओपीएम को छोड़ के, इन दोनों में सिर्फ इनकी ट्रेड मोनोपोली रिटेन करी रही और बाकी सब में इनकी ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई, ठीक है। इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस हुई, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, एलोकेटिंग फंड्स फॉर दिस पर्पस। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे फंड्स अलोकेट हुए। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रेटर कंट्रोल अज्यूम किया इंडिया पे, एंड कंपनी का अब जो इन्फ्लुएंस है वो
कम होने लग गया, ठीक है, जो पहले डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी अब उसका इन्फ्लुएंस कम होने लग गया। देन आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कंसोलिडेट किया जो कंट्रोल है ओवर इंडिया एंड मॉडर्नाइज किया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। अब इसमें प्रोविजंस क्या थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, देखो अब यहाँ पे ये पहले टी और ओपीएम में कर रहे थे, बट यहाँ पे कंप्लीटली अबॉलिश कर दी गई, किसी में भी उनको मोनोपोली नहीं दी गई। इसी एक्ट ने सेंट्रलाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को बाय मेकिंग गवर्नर जनरल जो था इंडिया का उसको सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया गया ओवर ऑल इंडिया, नॉट जस्ट बंगाल, ठीक है। अब इस बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके पहले आप देखोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस लिए? लॉ मेकिंग के लिए। सो इस एक्ट ने क्या एस्टैब्लिश किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश किया, जिससे इनका ये फर्स्ट स्टेप था, नेशनल लॉ मेकिंग बॉडी उसको बनाया गया, ठीक है। और प्रोविजंस और क्या आए थे? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में हुआ क्या? अभी क्या हुआ? 1853 है, ठीक है, उसके बाद आपका ये होगा इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, 1857 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बाद रिफॉर्म्स के बारे में बात करेगी, इंप्रूव करने की कोशिश करेगी गवर्नेंस को, ठीक है। अब इस एक्ट के अंडर में क्या हुआ? बेसिकली 1853 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, उनको शुरू किया ताकि अपॉर्चुनिटी मिले बेसिकली। फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड किया गया और भी मेंबर्स उसमें इंक्लूड किए गए, इंक्लूडिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्मली अब यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है एज अ रूलिंग एंटिटी, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है पूरे इंडिया पे। अब आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1857 की रिवोल्ट हो चुकी है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया इंडिया को डायरेक्टली अंडर कंट्रोल लाने के, किसमें? क्राउन के अंडर में, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल पूरी तरीके से खत्म हो सके। अब इसमें प्रोविजंस हम देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन जो है उसने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया पे, ठीक है, और जो टाइटल जो था वाइसरॉय ऑफ इंडिया का, जो कि क्रिएट किया गया था रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो ये एक्ट थी उसने इस्टेब्लिश किया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक पोजीशन थी जो कि ओवरसी करती थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को। अब इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसको भी एक्सपैंड किया गया, रिफॉर्म्स उसमें लाए गए। देन आती है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अब ये जो एक्ट्स है ना, ये बेसिकली आपको थोड़ी बोरिंग भी लगेंगी, बस इसमें आपको कुछ ना, ये जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर रही हूँ मैं, ये आप ध्यान में रखते जाइए तो आपके लिए इजी हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे रीड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो 1861 की जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आती है, इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब इनको लगा कि इंडियंस जो है उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियंस अब अपने असली रूप में आने लग गए थे, लड़ने के लिए हम तैयार हो गए थे, और हमें पता चल गया था कि हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन बहुत हद तक बढ़ गया है, अत्याचार की एक सीमा होती है तो वो क्रॉस हो गई थी। ओके, तो इंडियंस को लाने का फैसला किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस एक्ट के प्रोविजन जान लेते हैं कि इसने इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे। किस लिए? एडवाइस करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो काउंसिल है ये, इसमें इंडियन मेंबर्स का इंक्लूजन देखने को मिलेगा। इनका रोल जो था वो मेनली एडवाइजरी वाला रोल था। द एक्ट ऑल्सो अलाउड द वाइसरॉय कि वो इशू करे ऑर्डिनेंसेस, कब? इमरजेंसीज के केसेस में, एनहांस करे एग्जीक्यूटिव को पावर को, ठीक है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 की जो है, अब यहाँ पे जो डिमांड है इंडियन रिप्रेजेंटेशन की वो बढ़ रही है, और पार्टिसिपेशन जो है वो भी बढ़ रहा है गवर्नेंस प्रोसेस में। तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे और भी जो रिफॉर्म्स थे, ताकि इंडियन एस्पिरेशंस वहाँ पे मीट हो सके। ऑल्दो ये सिर्फ एक इंडियंस को थोड़े टाइम तक शांत करने के लिए किया जा रहा था, इसके पीछे हिस्ट्री हम ऑलरेडी जान चुके हैं, राइट। अब इस एक्ट के प्रोविजंस में क्या है कि इन्होंने एक्सपैंड किया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, मेंबर्स को, एंड कहाँ कहाँ? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स दोनों पे, मतलब सेंटर और स्टेट लेवल पे दोनों, ठीक है। उस टाइम पे प्रोविंसेस होते थे, स्टेट्स नहीं होते थे। देन और भी चीज की, और भी इंक्लूड किया इंडियन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन अभी भी जो मेन कंट्रोल था वो किसके अंडर में था? ब्रिटिश। ऑब्वियस सी बात है, वो क्यों अपनी कमांड किसी और को दे देंगे, ठीक है। अब काउंसिल जो है उनको ज्यादा पावर दे दी गई, ठीक है, लेकिन कोई रियल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी अब भी नहीं है हमारे पास।
नेक्स्ट आते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। ठीक है, इस रिफॉर्म में क्या इंट्रोड्यूस हुए, कुछ डिमांड्स हुए, जैसे कि इंडियन लीडर्स स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी थे उनके ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इन्होंने अलाउ किया उनको इलेक्ट करने के लिए एज देयर रिप्रेजेंटेटिव सेपरेटली फ्रॉम हिंदूज। तो अलग से मुस्लिम्स को इलेक्ट करने का मौका दे रहे हैं ये लोग बेसिकली। अब ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपैंड किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और भी इंडियन पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ब्रिटिश ने लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट कंट्रोल ले रखा है ओवर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये पहला टाइम था जब फर्स्ट यही यहाँ पे आपका शुरू होता है सेपरेट इलेक्टोरेट वाली प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद इसका रोल आज तक आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो डिवाइड हुए हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं स्टार्ट यहीं से हुआ है। ओके, फिर आता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, एंड अब डिमांड जो है वो सेल्फ गवर्नेंस की इंडियंस ने बढ़ा दी। अब यहाँ पे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा डायरकी। अब डायरकी जो है ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये क्या होता है, प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। प्रोविंसेस को कैसे डिवाइड कर दिया था, एक तो रिजर्व मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्न कर रहे हैं, और एक ट्रांसफर्ड मतलब जो इंडियन मिनिस्टर्स गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज हुआ यहाँ पे इंडियन पार्टिसिपेशन किसमें, गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स फॉर सर्टेन डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट्स में इंडियंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब इस एक्ट ने फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया, प्रोविंशियल लेवल पे भी एक्सपैंड किया गया, एंड लार्जर नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे देखेंगे। ओके, यहाँ पे फाउंडेशन ले किया गया किसके लिए, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आनी चाहिए, ये देखने को मिलेगा। देन हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जहां से मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलते हैं। इसके हम डायरेक्टली प्रोविजंस जानते हैं। तो जैसे इसमें आया फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, पावर का डिवीजन। ठीक है, पावर का डिवीजन। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे है, एंड सेंट्रल लेवल पे है। तो हमने क्या किया, हमने पावर को डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो पावर बेसिकली डिवाइड हो जाती है, तो इससे गवर्न करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमें फेडरल कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। देन आया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस जो है उनको ज्यादा पावर्स दे दिया गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी फिर भी थोड़ी बहुत अथॉरिटी लेकर बैठी है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको बाई कैमरल बना दिया गया। मतलब इसमें एक काउंसिल ऑफ स्टेट एंड एक फेडरल असेंबली, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा। फिर आता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब वही सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात, लेकिन पहले तो सिर्फ मुस्लिम्स के साथ था, अब यहाँ पे और भी रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ओके, इससे हमारे बीच में और कम्युनल डिविजन्स के सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, इसी एक्ट के बाद हमें बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 देखने को मिलती है। ओके, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे दो डिविजन्स इंडिया और पाकिस्तान के। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन। तो इसमें प्रोविजन क्या है, पार्टीशन, जो इंडिया है वो डिवाइड होगा दो कंट्रीज में, इंडिया एंड पाकिस्तान। उन दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और उन दोनों की अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी, और ब्रिटिश अथॉरिटी का एंड यहाँ पे देखने को मिलता है इसी एक्ट के अंडर में। अब इंडिया को फुल कंट्रोल मिल गया था अपने अफेयर्स को देखने का। देन आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस जो थी, ठीक है, वो अलग अलग थी। अब उन लोगों को बेसिकली बोला गया कि आप चाहें तो आप ज्वाइन कर लें इंडिया को या पाकिस्तान को, या चाहें इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रोविंसेस अगर हम ध्यान दें, बंगाल, पंजाब, ये डिवाइड हो गई थी कुछ रिलीजियस लाइंस में। इससे क्या हुआ, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। देन आते हैं हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपीड है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये काफ़ी टाइम की एक स्टडी है, कई लोगों ने मिलकर इस अच्छे से स्टडी किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमारे कंट्री के हिसाब से सुटेबल है, हमारे लोगों के हिसाब से, उसमें नेसेसरी चेंजेस किए गए, और जहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी उसे हमने डायरेक्टली अडॉप्ट किया। ओके, तो हम जानेंगे कुछ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हमने लिए हैं। जैसे कि पहला है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। क्या,
पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आज हमारे पास है, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चूज किया, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया है। किससे ये हम इंस्पायर हुए थे? ब्रिटिशर से। देन सिंगल सिटीजनशिप, हम अगर इंडिया से हैं तो हम इंडियन ही हैं, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हम महाराष्ट्रन होने की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, ठीक है, उसको सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं। देन रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का राज। देन आता है अमेरिकन इन्फ्लुएंस। अब अमेरिका से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, जो आज के टाइम पे हमें देखते हैं, ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स, ये हमें यहीं से मिले हैं। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी फुल्ली इंडिपेंडेंट है जस्टिस प्रोवाइड करने के। देन आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम आगे देखेंगे, डीपीएसपी बोलते हैं इसको, ठीक है। देन कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर, अभी हमने लास्ट पढ़ा ना फेडरल स्ट्रक्चर, वो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो स्टेट के पास कुछ पावर्स हैं और यूनियन मतलब सेंटर के पास पावर्स हैं, वो सब हमने कनाडा से लिया। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? रेसिजुअरी पावर्स, मतलब जो बची हुई पावर होती है, पहले तो स्टेट में कुछ पावर डिवाइड हो गई, ठीक है, यूनियन की है, और जो बची हुई जो पावर है वो कौन किसके अंडर में आती है? यूनियन के अंडर में, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इधर हमने इस्टेब्लिश तो किया फेडरल सिस्टम, मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी आज भी है हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर इमरजेंसी लग गई तो पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर के पास चला जाता है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? ठीक है, हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। देन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है किसको? सभी सिटीजन्स को जो भी इंडिया में रह रहे हैं, इसको अगर वायलेट किया किसी ने तो इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो हैं दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं सारे सिटीजन्स पे, ठीक है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह काम करते हैं ताकि जो पॉलिसीज हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, ओके। अब हम जानते हैं अमेंडमेंट प्रोसेस को शॉर्टली, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस करना। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो वो कैसे होते हैं? अब देखो, जैसे आर्टिकल 368 अमेंडमेंट में आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है डिटेल्ड प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट्स। इस आर्टिकल के अंडर में ये मेंशन किया गया है, ठीक है, चाहे सिंपल मेजोरिटी से या 2/3 मेजोरिटी से, जिस टाइप का भी अमेंडमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स में अगर जाने तो कुछ अमेंडमेंट्स हैं उसमें रेटिफिकेशन चाहिए बाय हाफ द स्टेट्स, मतलब आधे स्टेट्स अगर उसको रेट कर देते हैं कि हाँ ये चेंज होना चाहिए तो वो भी अमेंडमेंट माना जाता है, ठीक है। देन कुछ हम नोटेबल अमेंडमेंट्स जाने तो जैसे अभी 42nd अमेंडमेंट 1976 का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें डिक्लेयर किया गया था इंडिया को सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। आपको याद है ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये ऐड किए गए थे बाद में, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो रोल ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी का क्या रोल है? जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हम बोलते हैं ना सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है कि ये इंटरप्रेट कर सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ताकि जो लॉज एंड एक्शंस हैं वो इसके हिसाब से, ठीक है, मेंटेन हो सके। देन जुडिशियल रिव्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है लॉज को जो कि पास किए हैं किसने? पार्लियामेंट ने एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ने, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये जो भी लॉज वगैरह पास हो रहे हैं वो अपनी मनमर्जी से ना हो रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना कर रहे हो, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना कर रहे हो, ओके। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है। देन लैंडमार्क केसेस अगर देखेंगे तो केशवानंद भारती का 1973 का है, मिनर्वा मिल्स 1980, मेनका गांधी का 1978, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप कर दिया था। देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज देखते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स जो आपको याद रखने एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो है आर्टिकल्स 12 to 35, ओके। अब इसमें भी मेन राइट्स आपके ये हैं, मेन जो फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ये राइट्स फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये जस्टिसिएबल है, मतलब अगर इसको कोई वायलेट करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। एंड
यही लिखा है कि एनफोर्सिएबल बाय द जुडिशरी, आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। देन आता है राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट, जिसे हम जानते हैं आर्टिकल 14 टू 18 में ये मेंशन्ड है। इसके अंडर में क्या बोला गया है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, आपको यही चीज याद रखनी है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं कर सकता एंड सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। देन आता है नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, 19 टू 22 आर्टिकल्स इसी के बारे में बात करते हैं। ये गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इसको कुछ रीजन से, ठीक है, जैसे पब्लिक ऑर्डर है या सिक्योरिटी के हिसाब से इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24 में ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, जो कि गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 टू 30, ये प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर कल्चर, जो हमारे ट्राइबल्स है ना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड इस्टेब्लिश करें, वो चाहे कोई इस्टेब्लिश करना चाहे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो भी प्रोटेक्ट होता है, या फिर कोई भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्राइब्स, एनी वन, एनी कल्चरल माइनॉरिटी में जो भी आ रहे हैं वो अपने हिसाब से एजुकेशनल राइट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देन आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, अगर इन सभी में से कोई भी राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो आपको ये अधिकार दिया है कि आप जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, देन हम जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो है आर्टिकल 51A में मेंशन, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटी मतलब ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, हम राइट्स की बात करते हैं, हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हम कितना फॉलो करते हैं वो होती है ड्यूटीज, ठीक है। जैसे ही आप अपनी ड्यूटीज करते हैं तभी आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, वो मेंशन है आर्टिकल 51A में। जैसे कि आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपको रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम है तो भी आपको उसके लिए रिस्पेक्ट शो करनी है, ठीक है। ये ड्यूटीज जो है ये लीगली एनफोर्सिएबल तो नहीं है, लेकिन मॉरल गाइडलाइंस है सारे सिटीजन्स के लिए। ये नेचुरल सी बात है, हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे देश ने हमें कितना कुछ दिया है, हमें भी अब उस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये मॉरल्स एंड वैल्यूज का ही पार्ट होता है जो कि आपको स्कूल लेवल से ही सिखाया जाता है। देन आते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल्स 36 टू 51 में। अब ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं जो स्टेट हैं उनको, ताकि वो क्रिएट कर सके पॉलिसीज, किस लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से पार्ट में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, अब शॉर्टली आप देख लीजिए, जैसे कि लाइवलीहुड, एडुकेट लाइवलीहुड, देन हेल्थ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब मेंशन्ड है। अब ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये ना गाइड करते हैं गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग प्रोसेस में। ओके, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, ये जो है अगर हम देखें तो ये 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइडेड है। जैसे ये बेस्ड है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। ओके, अब आते हैं हम यूनियन गवर्नमेंट पे, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट, फर्स्ट इज योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जानते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है। अब अभी रिसेंटली देखा होगा महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए और इंडिया सेंटर में भी इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो क्या कभी आपने देखा कि प्रेसिडेंट के लिए आप कभी वोट करने गए हो, नहीं गए, राइट। तो प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। एक इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट किया जाता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये सभी मेंबर्स मिलके, इलेक्टेड मेंबर्स मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। देन पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट के पास वाइड रेंजिंग पावर्स हैं, लेकिन सेरेमोनियल है, ठीक है। द प्रेसिडेंट्स रोल बिकम क्रिटिकल इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आ जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। देन एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड बाकी मिनिस्टर्स को, अपॉइंट करते हैं जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट का है एंड हाई कोर्ट एंड और भी। देन लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट है वो समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं एंड डिसॉल्व करते हैं पार्लियामेंट को एंड असेंट देते हैं एक बिल को, तभी एक बिल पास होता है और वो एक लॉ बनता है। ओके,
जुडिशियल पावर्स क्या है अब इनके पास? अब प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, रिप्रीव ग्रांट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर फाइनली आपको फांसी की सजा दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी आप अगर किसी को अप्रोच कर सकते हो तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। देन इमरजेंसी पावर्स, अभी हमने देखा इमरजेंसी पावर्स इनके अंडर में आती है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल, स्टेट या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसीज।